6 पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत आज हम बात करेंगे विद्युत फ्लक्स, यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके दौरान हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किसी बंद पृष्ठ में से जब कोई विद्युत क्षेत्र फ्लो होता है या कोई विद्युत क्षेत्र गुजरता है तो उस क्वांटिटी को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे विद्युत फ्लक्स के अंतर्गत। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे दो एग्जाम्पल है अपने पास में, 2.1 और 2.2। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो पर। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की। तो ध्यान से समझना दोस्तों, विद्युत फ्लक्स क्या चीज होती है। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, इसे हम फाई से डिनोट करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लक्स की। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो होना। किसी एक निश्चित एरिया में से, किसी एक निश्चित जगह में से कोई चीज यदि फ्लो होती है या निकलती है उसमें से, उसे हम बोलते हैं फ्लक्स। यहाँ पर हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की। तो विद्युत फ्लक्स से तात्पर्य ये है कि अपने पास में किसी एक निश्चित एरिया में से, किसी एक क्षेत्रफल में से कितना विद्युत क्षेत्र पारगमित होता है या कितना विद्युत क्षेत्र उसमें से निकलता है, उसे हम क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यदि हम देना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे कि किसी, ध्यान से समझना इसको, किसी विद्युत क्षेत्र, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल से अभिलंबवत, अभिलंबवत गुजरने वाले, गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन की बात ध्यान से समझते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इधर से इधर विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पर नेगेटिव प्लेट, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव विद्युत क्षेत्र, और इधर से इधर विद्युत क्षेत्र है। इसके बीच में हमने कोई पृष्ठ रख दिया, सतह रख दिया, जिसका कोई ना कोई क्षेत्रफल जरूर है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। यानी कितनी बल रेखाएं उसके अंदर से गुजरी है, उस पृष्ठ के अंदर से कितनी क्षेत्र रेखाएं बोल सकते हैं जो उसके अंदर से गुजरती है, उनकी संख्या क्या कहलाएगी? विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। विद्युत फ्लक्स को इसे फाई से दर्शाते हैं। बात करते हैं इसके मात्रक और विमा की। तो फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, यहाँ से अपने पास में समझना है। पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी एक सूत्र की। देखो, फ्लक्स होता है फाई और इसका मैथमेटिक्स रूप होता है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, गणितीय रूप। तो इसका गणितीय रूप, मैथमेटिक्स रूप हम लिखेंगे, वो लिखेंगे ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यहाँ पर ds क्या है? क्षेत्रफल। जिस पृष्ठ को हम रखते हैं उस पृष्ठ का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। ई यहाँ पर क्या है? विद्युत क्षेत्र। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, फाई बराबर, यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है? अदिश गुणनफल, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर को ई ds और कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पर अदिश गुणनफल है तो उसको किसके रूप में लिखेंगे? कोस थीटा के रूप में लिखेंगे। ये अपने पास में क्या बन गया? इसका मैथमेटिक्स रूप बन गया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी मात्रा की।
मात्रक। दोस्तों यहाँ पर आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, तो इसका कोई मात्रक होता नहीं है। यहाँ पर आ रहा है अपने पास में क्षेत्रफल और यहाँ पर अपने पास में आ रहा है विद्युत क्षेत्र। तो इसका देखो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। और यहाँ पर अपने पास आ रहा है क्षेत्रफल, तो हम इसको इनटू मीटर स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर इसका एक दूसरा मात्रक अपने पास में बनता है वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। ये भी किसका मात्रक है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, विमा की चर्चा करते हैं। विमा कैसे बनेगी इसकी? तो दोस्तों विमा में हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले न्यूटन की विमा। तो न्यूटन की विमा क्या होती है? m1 L1 T-2, ये तो हो गई न्यूटन की विमा। इसके बाद में यहाँ पर अपने पास में आएगी कूलम की विमा। तो कूलम की विमा हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? आपको पता है I बराबर Q/T, ये चीज हम पढ़ते हैं। तो यहाँ से Q I इंटू क्या हो जाएगा T। तो यहाँ पर अपने पास में बचेगा M0 L0 T-1 और यहाँ पर A1। ये अपने पास में वैल्यू बचेगी, या दोनों 1 हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, इस वजह से ये तो हो जाएगी I की, ये हो जाएगी अपने पास में समय की। तो ये विमा तो हो गई इसकी। इनटू बात करते हैं मीटर स्क्वायर की विमा की, तो ये अपने पास में हो जाएगी यहाँ पर L2। तो इन सबको मिला करके यहाँ पर क्या बनेगा, देखो जब ये समय की ऊपर आएगी विमा तो यहाँ पर माइनस की 2 तो गई, यहाँ पर एक माइनस की एक और मिल जाएगी, तो कुल मिलाकर के माइनस की कितनी हो जाएगी? 3। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर m, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ओनली 1 है, तो यहाँ पर m भी तो हो गई 1। यहाँ पर l नहीं है, इसमें भी L2 है, 2 और 1 कितना हो गया? L3। इसके बाद में बात करते हैं टाइम की। तो यहाँ पर माइनस की 2 और ये ऊपर जाएगी तो माइनस की 1 यानी माइनस की 3 यानी T-3। इसके बाद में बच गई a के नीचे 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर अपने पास में कितनी विमा बनी टोटल इसकी? 13 माइनस 31। ये निकालने का तरीका और ये याद रखने का तरीका, यानी कितनी? 13 माइनस 31। ये अपने पास में बात हो गई विमा की। अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं, यानी किस प्रकार से इस चीज को समझ सकते हैं वास्तव में फ्लक्स क्या होता है। तो देखो दोस्तों अपने पास में क्या होता है कि यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है, इस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र को मान करके चलते हैं। यहाँ पर कोई अपने पास में एक पृष्ठ रखा हुआ है, इस प्रकार से इस पृष्ठ में से कितनी बल रेखा बाहर निकलती है। मान लेते हैं ये तो विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर, और ये अपने पास में कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल है जिसका क्षेत्रफल है अपने पास में ds। मैं इसको ds मान करके चलता हूँ। तो इसकी मान लेते हैं कि क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन है ds वेक्टर, ये इधर है और E वेक्टर इधर है। दोनों के बीच में जो कोण है यानी विद्युत क्षेत्र तो इस डायरेक्शन में हो गया और यहाँ पर क्षेत्रफल हो गया इस डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में जो कोण है उसको हम कितना मान करके चलते हैं? थीटा मान करके चलते हैं। तो यहाँ पर ये थीटा पर निर्भर करता है कि फ्लक्स कितना होगा। देखो अपने पास में कोई भी जल बह रहा है, नदी बह रही है, और उस नदी के अंदर यदि हम किसी छलनी को ऐसे रखेंगे तो उस छलनी के अंदर से जल निकलेगा। वो जल क्या होगा? उस छलनी का फ्लक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्लक्स कहलाएगा, यानी जितनी मात्रा में निकलेगा वो। अगर मैं इस छलनी को धीरे धीरे इस प्रकार से कर दूंगा, जैसे ही मैं छलनी को ऐसे करूंगा तो छलनी ऐसे होते ही इस छलनी की जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? लंबवत ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि किसी भी पृष्ठ की दिशा हमेशा किधर होती है? उसके तल के लंबवत बाहर की ओर। तो छलनी को ऐसे करते ही इसकी डायरेक्शन किधर हो गई? ऊपर की ओर, और पानी किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90। और जैसे ही 90 एंगल होगा हम यहाँ पर 90 रखेंगे, तो 90 रखते ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब कोई फ्लक्स इसमें से नहीं गुजरा। तो बिल्कुल वास्तव में नहीं गुजरता है। यदि हम नदी को चल रहा है, कोई भी पानी बह रहा है और छलनी को ऐसे रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पानी उसके अंदर से जाएगा। ऐसे कर देंगे थोड़ा सा तिरछा तो पानी कम जाएगा, और ऐसे करते इसके अंदर से कोई भी पानी नहीं गुजरेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में से पानी निकल जाएगा, इसके अंदर से नहीं गुजरेगा। तो फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा, शून्य होगा। तो हमेशा किस पर निर्भर करता है फ्लक्स? एंगल पर। देखो यदि हम बात करते हैं कि फ्लक्स है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। निर्भर कर एक तो किस पर करेगा? विद्युत क्षेत्र E पर, विद्युत क्षेत्र E पर। दूसरा अपने पास में हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो फ्लक्स क्या निकलेगा? ज्यादा निकलेगा, यानी कि ds वेक्टर पर।
तीसरा अपने पास में हो गया ई व डीएस के मध्य कोण पर, मध्य कोण पर, यानी कि थीटा पर। ये चीज समझ में आई आपके? यानी कि फ्लक्स किस किस पर निर्भर करेगा? एक तो विद्युत क्षेत्र की मात्रा पर, कितना है विद्युत क्षेत्र उस पर, और एक पृष्ठीय क्षेत्रफल डीएस पर, और एक अपने पास इन दोनों के बीच के एंगल पर। तो ये तो विद्युत फ्लक्स की चर्चा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल पर। तो बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2.1। अब ये क्या कहता है एग्जाम्पल, इसे समझना है थोड़ा सा। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 200i प्लस 300j। 200i का मतलब 200 वैल्यू है कौन सी डायरेक्शन में? x x की धनात्मक डायरेक्शन में, और 300 वैल्यू कौन सी डायरेक्शन में? y x धनात्मक डायरेक्शन में। यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्ट प्रति मीटर, ये मात्रक है इसका विद्युत क्षेत्र का। मैं इसकी एक क्षेत्रफल सदिश, यानी कि इतने विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई एक क्षेत्रफल रखा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है? s, यानी कि क्षेत्रफल है सरफेस से सतह 5 × 10⁻³ j के। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर है 5 × 10⁻³ j के, और यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मात्रक यानी कि मीटर स्क्वायर से पारित फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि अपने को दिया हुआ क्या क्या है उसे हमें समझना है, हमें क्या क्या करना है वो समझना है। तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल नंबर 2.1 बात करते हैं क्या होगा सोल्व इसका। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन, हमें क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों। हमें ई का मान दे रखा है एक, और इस ई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200 आई के प्लस 300 जे के, और इनका मात्रक है वो कितना लिखा हुआ है? वोल्ट प्रति मीटर। इसके बाद में हमें दिया हुआ है क्षेत्रफल सदिश, या तो मैं ऐसे लिख लूं इसको, s वेक्टर बराबर यहाँ पर हमको दे रखा है 5 × 10⁻³ और j के, और ये तो वैल्यू हो गई इसकी, और मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अच्छे से समझ में आ गया तीनों चीज। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है वो देखो, फाइंड हमें ज्ञात करना है यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू, यानी कि निर्गत फ्लक्स कितना होगा, पारित फ्लक्स का मान हमें ज्ञात करना है। फ्लक्स क्या होगा? V नवलेट, V नवलेट हम जानते क्या है, उस चीज को समझना है। देखो E दे रखा है, S दे रखा है, और फाई हमसे पूछा है। तो अभी अभी हमने फ्लक्स की परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा है? फ्लक्स की परिभाषा कहती है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, या फिर लिख दूं यहाँ पर S वेक्टर। S दे रखा तो हम S लिख सकते हैं, ds भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से इनकी दोनों की वैल्यू लिख देता हूँ। तो फ्लक्स फाई बराबर E की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 200 आई के प्लस 300 जे के डॉट, डॉट ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर अदिश गुणनफल है, डॉट लगाना जरूरी है। S की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? 5 × 10⁻³ और j के, ये अपने पास में दोनों की वैल्यू कितनी, यहाँ से 5 बराबर। अब दोस्तों एक चीज समझने लायक है, आपको पता है जब भी कोई दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल होता है तो उस अदिश गुणनफल का एक रूल होता है कि i का i के साथ में गुना कुछ ना कुछ वैल्यू बनती है, जबकि i का किसी दूसरे के साथ में जैसे j और k के साथ में करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू कितनी बनती है? 0 बनती है। तो यहाँ पर यही सिस्टम हमें देखना है। जब मैं i का करता हूँ j के साथ में, यानी इस राशि को इस राशि के साथ में करूंगा तो मेरे पास में क्या बनेगा? 0 बनेगा। जब इस राशि का मैं इस राशि के साथ में, देखो कैसे बनेगा 0, उसको भी मैं समझा देता हूँ। ये अपने पास में हो जाएगा 200, यहाँ पर अपने पास में कितना है? चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, 200 आई के, और यहाँ पर है डॉट, और यहाँ पर अपने पास में है 5 × 10⁻³ जे के। ये तो इसका हो गया। यहाँ पर क्या है? प्लस, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस। अब कितना क्या करना है? 300 जे का, तो ये हो गया 300, और यहाँ पर हो गया जे के, और यहाँ पर डॉट, और यहाँ पर अपने पास में 5 × 10⁻³ ये वैल्यू अपने पास में आ गई। अब देखो यहाँ पर j का किसके साथ में है? i के साथ में, तो वैल्यू अपने पास में कितनी बनेगी? 5 बराबर। यदि आप चाहो तो इन दोनों को गुणा में लिख सकते हो, कैसे? 200 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 5 × 10⁻³ जबकि यहाँ जब आप करोगे ना इसका i डॉट j,
ऐसे लिख देता हूँ समझने के लिए। और यहाँ पर देखो ऐसे करोगे 300 इंटू 5 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर अपने पास में इसके भी जे कैप है पीछे, जे कैप, तो यहाँ पर आ जाएगा जे कैप डॉट जे कैप, ये वैल्यू आ जाएगी इसके पीछे। अब यहाँ से क्या बनेगा 5 ये वैल्यू तो कुछ ना कुछ बनेगी, पर इसका मान कितना बनेगा 0 बनेगा। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ 1000 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर बन जाएगा 0 और यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर अपने पास में वैल्यू कितनी आएगी 1500 और यहाँ पर अपने पास में वैल्यू आएगी 10⁻³ और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 1। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 5 बराबर क्या बना, इसकी वैल्यू तो 0 और इसकी वैल्यू कितनी बन गई 1500 और यहाँ पर इंटू 10⁻³ और ये हम निकाल के आ रहे हैं, हम निकाल रहे हैं फ्लक्स, और फ्लक्स का मात्रक क्या होता है उसको अभी हमने समझा था वोल्ट इंटू मीटर। ये चीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वोल्ट इंटू मीटर। इसको मैं थोड़ा ठीक से लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 बराबर 1.5 इंटू 1.5, क्योंकि यहाँ पर 3 है ना, 1 2 और 3 के बाद में यहाँ पर क्या लग जाएगा गुण लग जाएगा, क्या आ जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। ये अपने पास में क्या बन जाएगी वैल्यू बन जाएगी किसकी फ्लक्स की। एक बार इसका स्क्रीन छोड़ दो। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट अपने पास में एग्जांपल नंबर है 2.2। इसे ध्यान से समझना है। क्या कहता है ये कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। ध्यान से समझना दोस्तों, विद्युत क्षेत्र हम मानते हैं कि इधर से इधर विद्युत क्षेत्र है, यानी इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है, और हमें एक बेलन रखना है, ये एक बेलन है, इसको हमें इस प्रकार से रखना है कि इस बेलन की जो अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र के क्या रहे समांतर या उसी के अनुदिश रहे। तो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से पारित कुल फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। देखो मैं डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं दोस्तों। हम ये मान करके चलते हैं कि अपने पास में यहाँ पर एक बेलन है, ये मान लिया कि एक बेलन है, और इस बेलन के ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ की डायरेक्शन इधर है, यानी कि ds वेक्टर इधर हो जाएगा। ये जो वक्राकार पृष्ठ है ना इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इधर ds वेक्टर, और यहाँ पर जो पृष्ठ है ना इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इधर, ये तो होगी पृष्ठ की डायरेक्शन ds वेक्टर। इसको हम मान लेते हैं S1 पृष्ठ, इसको मान लेते हैं S2 पृष्ठ और इसको मान लेते हैं S3 पृष्ठ। ये अपने पास में 3 पृष्ठ हो गए। विद्युत क्षेत्र किधर से किधर है, विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो तो इधर है, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो भी इधर है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र पूरा पूरा इधर है, इसकी अक्ष के अनुदिश है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू यहाँ पर ई वेक्टर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ई वेक्टर और यहाँ पर भी आ जाएगा ई वेक्टर, यानी विद्युत क्षेत्र कौन सी डायरेक्शन में है इधर से इधर। जबकि जो बेलन के 3 पृष्ठ है इन पृष्ठों की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, इस पृष्ठ की डायरेक्शन लंबवत बार की ओर, इस पृष्ठ की डायरेक्शन लंबवत बार की ओर, इस पृष्ठ की डायरेक्शन लंबवत बार की ओर। हमने तीनों के यहाँ पर डायग्राम यानी इसको सदिश रूप के अकॉर्डिंग लिख लिया है। अब हम आते हैं अपनी मैथमेटिक्स पर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2.2 देखते हैं। गिवन में क्या दे रखा है, सबसे पहले गिवन में अपने पास में विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बता रहा है, और दूसरा ds क्षेत्रफल हमें यहाँ पर दिए हुए, या इनको मैं अलग अलग लिख सकता हूं, या फिर मैं डायग्राम के माध्यम के अकॉर्डिंग देख लूं। गिवन में चित्रानुसार S1 पृष्ठ के लिए, S1 पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा E वेग या E वेक्टर वेग ds वेक्टर के मध्य कोण 180। देखो ये एंगल कितना बनेगा यहाँ पर 180 का, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में और क्षेत्रफल की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। तो ये कौन से पृष्ठ के लिए है, S1 पृष्ठ के लिए। इसी प्रकार S2 पृष्ठ के लिए E वेक्टर वे ds वेक्टर के मध्य कोण, तो इसके मध्य कोण कितना होगा 90 डिग्री। देखो विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में और ds की डायरेक्शन बाहर की ओर। कोई भी पृष्ठ होता है इस पृष्ठ की हमेशा डायरेक्शन लंबवत
बाहर की ओर होती है। अब बात करें S3 पृष्ठ के लिए E वेक्टर व ds वेक्टर के मध्य कोण, देखो दोस्तों ये E वेक्टर और ये ds वेक्टर, इन दोनों के मध्य यहाँ पर एंगल है, वो थीटा इक्वल कितना होगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा 0 डिग्री। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये तो चीजें हमारे गिवन के अंदर आ गई क्योंकि इतनी हमारे चित्र के अकॉर्डिंग समझ में आ रही है। इसके बाद में हमें फाइंड आउट क्या करना है, वो देखो फाइंड टू, हमें जो ज्ञात करना है वो करना है टोटल फ्लक्स ज्ञात, और वी नाउ दैट हम क्या जानते हैं उस चीज को देखना है। वी नाउ दैट हम जो चीज जानते हैं वो ये है कि फाई बराबर, देखो हमें टोटल फ्लक्स की चर्चा कर रहा है, तो हमारे पास में पृष्ठ कितने हैं, 3 पृष्ठ है, एक पृष्ठ इधर वाला, दूसरा पृष्ठ और एक ये तीसरा पृष्ठ, 3 अपने पास में पृष्ठ है। हमारे पास में तीनों पृष्ठों से निर्गत जो टोटल फ्लक्स होगा वो हमारे पास में कुल फ्लक्स के रूप में होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, पृष्ठ S1 के लिए लिख लेता हूँ यहाँ पर E वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर, फिर मैं यहाँ पर प्लस E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर। ये अपने पास में तीनों पृष्ठों से फ्लक्स आ गया, पहले फ्लक्स, दूसरा फ्लक्स और तीसरे का फ्लक्स, इसका, इस वर्ताकार पृष्ठ का और इस वर्ताकार पृष्ठ का। तो देखते हैं फाई बराबर यहाँ पर क्या आएगा E ds1, और यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल है वो कितना है 180, तो cos 180 प्लस इसके लिए क्या आएगा E ds cos 90 प्लस इसके लिए क्या होगा E ds cos 0 डिग्री। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आएगा E ds1 और यहाँ पर आएगी इसकी वैल्यू माइनस की 1, क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, प्लस यहाँ पर अपने पास में आएगा E ds2 और यहाँ पर आएगी 0 वैल्यू, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। इसी प्रकार इसकी क्या होगी E ds और यहाँ पर आएगा 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। फाई बराबर यहाँ पर आ जाएगा माइनस E ds1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस यहाँ पर आ जाएगा E ds3। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, 1 से मल्टीप्लाई इसको, 0 से मल्टीप्लाई इसको, -1 से मल्टीप्लाई इसको, ये वैल्यू अपने पास में बन गई। अब दोस्तों हमें ये पता है कि ds1 इक्वल क्या है ds2, क्यों, क्योंकि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्योंकि बेलन है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा इक्वल होगा, बराबर होगा, ये 1 और ये 3 और ये 2। तो यहाँ पर इन दोनों का क्षेत्रफल सेम होने की वजह से यदि मैं इसके अंदर रखूं ये दोनों चीजें तो अपने पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा इम्प्लाइड है फाई बराबर, या इनको ऐसे लिख सकता हूँ ds, तो ये हो जाएगा माइनस E ds यहाँ पर प्लस E ds, क्यों, क्योंकि ये तो 0 हो ही गया, ये हो जाएगा ds और ये भी हो जाएगा ds, ये माइनस में है ये प्लस में, इस वजह से टोटल यहाँ पर फ्लक्स जो बनेगा वो कितना बनेगा 0। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि निर्गत टोटल फ्लक्स कितना होगा 0 होगा जब किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बेलून को रखा जाए। एक बार स्क्रीन छोड़ लो फिर बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गया इस वीडियो को बनाने में, इसी कारणवश अब हम कंटिन्यू चलेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इस चैप्टर को भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। आप बने रहो साथ में, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहो। मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में ये भी कहा था कि चैप्टर नंबर 1 के जितने भी पार्ट के पीछे के जो न्यूमेरिकल है आप उनको एक बार मिलाओ, उनमें यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को अवगत करवाओ ताकि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना सकूँ। उम्मीद करता हूँ आप साथ साथ में बने हुए रहोगे।